हेलो गाइस, हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे थे इग्नू के। ठीक है, ये हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान के अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं इसके क्वेश्चन आंसर के। बाकी भी आप प्लेलिस्ट में देखिए, बाकी के 3 अध्याय भी अपलोड किए जा चुके हैं। इस अध्याय 4 के भी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आंसर थोड़े ज्यादा थे, इसलिए 3 वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके इग्नू के BHDE 106 या फिर EHD 06 के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं कर रही हूँ, आपको हम करा रहे हैं। ये पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, ये पिछले 10 सालों में जितने भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ये इस वाले कोर्स से हिंदी के आपकी BHDE 106 से जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके आए हैं, ये सारे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले के आंसर मैंने करवा दिए हैं बाकी क्वेश्चन के, और ये आपका 6 क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो आपके कोई सुझाव है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तब भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये मैं पिछले 10 सालों के जितने भी आप अभी तक पूछे गए हैं सारे मैं करा दे रही हूँ आपको, और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आपको मिल जाए इसके आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देखकर चले जाएंगे तो उसमें आपको अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, हिंदी भाषा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाइए पूछा गया है। हिंदी भाषा का स्वरूप अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आएगा, हिंदी भाषा के स्वरूप की अगर बात की जाएगी तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदी की जो हमारी भाषा है उनका विकास संस्कृत से हुआ है ना। हिंदी और जो दूसरी आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ठीक है, हिंदी और अन्य आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है। परिवर्तन और इसमें जो परिवर्तन हुए हैं और पाली भाषा अस्तित्व में आई है, और आधुनिक हिंदी, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो आपकी हिंदी और जो दूसरी भाषाएं हैं, ठीक है, आप सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिए। जो आपकी हिंदी है और दूसरी आर्य भाषाएं हैं, भाषाओं का जो विकास हुआ है, जो इनका विकास किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है, और संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा स्कैनिंग गड़बड़ हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, नेक्स्ट वीडियो में इसी में हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप। तो यहाँ मैं पढ़ के सारा बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे संस्कृत है, तो संस्कृत में जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत शब्द था, संस्कृत में जो परिवर्तन हुए हैं और पाली भाषा अस्तित्व में आई है। ठीक है, संस्कृत में कुछ परिवर्तन होकर और पाली भाषा अस्तित्व में आई है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उल्लेख हुआ है इसमें। ठीक है, भारतीय जो आर्य भाषा है इनका उल्लेख किया गया है, उल्लेख हुआ है। विकास की विभिन्न सीढ़ियों को तय करने के कारण इनकी रचना में अंतर हुआ है। ठीक है, जो विकास की अलग अलग सीढ़ियां हैं, अलग अलग स्तरों पर जो भाषा का विकास होता रहा है, तो विकास के विभिन्न सीढ़ियों को तय करने के कारण इसकी रचना में कुछ अंतर आए हैं। ठीक है, संस्कृत में नपुंसक लिंग था। ठीक है, संस्कृत में कैसा लिंग था? संस्कृत में एक नपुंसक लिंग हुआ करता था, जो आज भी गुजराती और मराठी में सुरक्षित है। ठीक है, ये जो संस्कृत में नपुंसक लिंग हुआ करता था, नपुंसक लिंग जो संस्कृत में होता था, वो आज भी कौन कौन सी भाषाओं में सुरक्षित है? गुजराती और मराठी में सुरक्षित है, जबकि अन्य आर्य भाषाओं में 2 लिंग हैं। ठीक है, और दूसरी आर्य भाषाओं में कितने लिंग हैं? 2 लिंग हैं। हिंदी में कर्ता और क्रिया की लिंग की अन्वित होती है। ठीक है, तो हिंदी में कर्ता और क्रिया की अन्विति होती है। लड़का जाता है, लड़की जाती है। ठीक है, यहाँ आपको अंतर देखा होगा, लड़के के लिए जाता है प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए जाती है, जबकि बंगला में लिंग की अन्विति नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में अन्विति है, जबकि बंगला में
बांग्ला भाषाओं में ये अनुमति नहीं है। एक ही क्रिया रूप है, ठीक है, अतः हर भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना है, ठीक है। हर भाषा की अपनी कोई ना कोई खास विशेषता होती है। शब्दावली संबंधित अंतर, ठीक है, शब्दावली संबंधित अंतर क्या हो सकते हैं? संस्कृत से पाली में परिवर्तन होने पर शब्द के उच्चारण में अंतर आ जाता है, ठीक है। जब संस्कृत भाषा से पाली में परिवर्तन होता है, संस्कृत से पाली में परिवर्तन होने पर शब्द के उच्चारण में अंतर आ जाता है। यह अंतर आगे बोलियों तक आते आते और अधिक हुआ है, ठीक है। यह जो अंतर है, जो पहले संस्कृत को पाली में, जब संस्कृत पाली में आई तो उसमें जो अंतर आया, यही अंतर बोलते बोलते और भी अंतर बढ़ते जाते हैं, अधिक होते जाते हैं। उच्चारण के लिए सत, सत और सात, देखिए कितना अंतर आ गया, सत, सत और सात में, ठीक है। यही विकास क्रम, ठीक है, यही जो विकास का क्रम है, यही विकास क्रम कर्म काम अष्ट आठ, ठीक है, ऐसे ही कर्म, जैसे यही क्रम कर्म और काम में हो गया, अष्ट आठ, हस्त हाथ, चक्र चाक, ठीक है, आदि शब्दों में भी देखा जा सकता है। शब्द कर्म अष्ट हस्त चक्र आदि संस्कृत शब्द हैं, ठीक है। ये शब्द कर्म कष्ट और अस्त जो हैं और चक्र, ये कैसे शब्द हैं? ये संस्कृत शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसे विकसित सात, काम, आठ, हाथ, चाक आदि शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो सात, काम, आठ, हाथ, चाक और आदि शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। सभी बोलियों में और खड़ी बोली में भी तद्भव शब्दों की बहुलता है, ठीक है। ये भी इनकी बहुलता किसमें है? तद्भव शब्दों में है और होनी ही चाहिए। बदला हुआ शब्द फिर से पूर्व रूप में अगर बदले तो जो बदला हुआ रूप है, अगर हम फिर से पुरानी दशा में बदल दें, पूर्व रूप में बदलें तो नहीं सकता, ठीक। तो ये बदल नहीं सकता, पूर्व रूप में बदल नहीं सकता। आज हिंदी में ये सारे तत्सम शब्द भी वहत होते हैं, ठीक है। ये तत्सम शब्द भी आज भी हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं। हिंदी भाषा के इन तत्सम शब्दों को ग्रहण किया, इस प्रक्रिया को पुनरुत्थान, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुत्थान। हिंदी भाषा में इन तत्सम शब्दों को ग्रहण किया है, इस प्रक्रिया को पुनरुत्थान की दृष्टि कहते हैं, ठीक है। दृष्टि कह सकते हैं। हिंदी में नए प्रयोजनों और नई संकल्पनाओं के लिए नई शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हिंदी भाषा है, हिंदी में नए प्रयोजनों और नई संकल्पनाओं के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा है, नए प्रयोजनों और नई संकल्पनाओं के लिए नई शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे संस्कृत से शब्द लेने पड़ते हैं। तो इसे किससे शब्द लेने पड़ते हैं? संस्कृत से। अब हिंदी में तद्भव शब्द आम बोलचाल में काम आते हैं, ठीक है। अब इसमें तद्भव शब्द आम बोलचाल में काम में आते हैं हिंदी में। तत्सम शब्द नए पारिभाषिक अर्थों में व्यवहृत होते हैं, ठीक है। जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द नए पारिभाषिक अर्थ में व्यवस्थित होते हैं। इसकी तुलना में बोलियों में शब्द स्तर पर पुनरुत्थान कम होता है, ठीक है। जो संस्कृत शब्द हैं उनकी बोलियों में पुनरुत्थान थोड़ा कम होता है। इसके शब्द अधिकतर तद्भव ही होते हैं, ठीक है। इसके अधिकतर शब्द क्या होते हैं? तद्भव ही होते हैं। अब उच्चारण के स्तर पर अंतर। अब उच्चारण के स्तर पर अंतर हम देख सकते हैं। अभी हमने किस पे अंतर देखा था? अभी हमने शब्दों के से संबंधित अंतर देखा था, ठीक है। अब हम उच्चारण की दृष्टि से इसमें अंतर देखेंगे। जैसे नए शब्द के आगमन के कारण शब्द उच्चारण में भी परिवर्तन आए हैं,
ठीक है। जो नए शब्द हैं, नए शब्दों के कारण, नए शब्दों के आने से, नए शब्दों के आगमन के कारण भी शब्द उच्चारण में भी परिवर्तन आए हैं। बोलियों में रीति का तद्भव रूप रीत है, ठीक है। बोलियों में रीति का तद्भव शब्द क्या है? रीत है। लेकिन हम हिंदी साहित्य के रीत काल की बात करें तो ना कि रीत काल की है, ठीक है। इस तरह संस्कृत की कई ध्वनियां बोलियों में लुप्त हो गई हैं। इसी तरह संस्कृत की बहुत सारी बोलियां जो हैं ध्वनियों में लुप्त हो गई हैं या बदल गई हैं। कई बोलियों में ड़ा, ठीक है, कई बोलियों में ड़ा नहीं मिलता, उच्चारण में नहीं मिलता। शा की जगह सा का प्रयोग होता है। उच्चारण में बा और या का उच्चारण जा हो जाता है। छत्र का उच्चारण चच हो जाता है, चच में बदल जाता है। शब्द आरंभ में और शब्द मध्य में भी स्थ क्र जैसे व्यंजन गुच्छ नहीं आते, ठीक है, बल्कि पहले या बीच में स्तर आ जाते हैं, या फिर पहले और बीच में भी इसमें परिवर्तन आ जाता है, स्वर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक टेबल में आपको बताया गया है बना के, ये कुछ संस्कृत के शब्द हैं, बोली हैं और संस्कृत और बोली, ठीक है। जैसे गुड़, गुण कहते हैं इसको, वीणा, वीणा, युक्त, जुगत, ये बोलने में आ जाते हैं, बोलचाल की भाषा है। व्यवहार, व्यापार और विश्वास, विश्वास लिखते हैं, विश्वास बोली में आ जाता है। परीक्षा को परीक्षा ऐसे, और स्थापना को स्थापना बोलते हैं। स्थापना क्या बोलते हैं? स्थापना। शिव को शिव या शिव बोलते हैं। धर्म को धर्म या मंत्र को मंत्रण, मंत्र इस तरह से बोल देते हैं ना बोलचाल की भाषा में। आधुनिक हिंदी भाषा ने बदले हुए उच्चारण की जगह मूल संस्कृत उच्चारणों को अपनाया है, ठीक है। जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी में जो बदलाव है उसने क्या किया है? संस्कृत को वहां अपना लिया है। तो हिंदी भाषा के बदले हुए उच्चारण की जगह मूल संस्कृत उच्चारण को अपना लिया है, ठीक है। इस प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रवृत्ति, इसको हम संस्कारीकरण कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे संस्कारीकरण है की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम उन पुराने संस्कारों का वर्ण करते हैं, ठीक है। हम उन पुराने जो हमारे संस्कार हैं उनका क्या करते हैं? उनका हम वर्ण करते हैं, जिन्हें हम अधिक शुद्ध मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इन्हें क्या मानते हैं? हम इन्हें अधिक शुद्ध मानते हैं, इसलिए हम इनका वर्ण कर लेते हैं। इस दृष्टि से हिंदी का उच्चारण बोलियों की अपेक्षा भिन्न है, ठीक है। इसी तरह से हिंदी का जो उच्चारण है बोलियों की अपेक्षा ये अलग है, भिन्न है। इन बोलियों में अभी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ठीक है। इनमें अभी इन बोलियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है? शुरू नहीं हुई है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि लिपि स्तर पर संस्कृत और हिंदी में अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि लिपि स्तर पर संस्कृत और हिंदी में अंतर, ठीक है। तो हिंदी भाषा में दो नए व्यंजन ढ़ और ढ, ठीक है। हिंदी भाषा में दो जो व्यंजन आते हैं ढ़ और ढ, ये विकसित हुए हैं। हिंदी भाषा ने इसके लिए नए चिन्ह बनाए हैं, ठीक है। इन दोनों शब्दों के लिए हिंदी भाषा ने क्या किया है? नए चिन्ह बनाए हैं। संस्कृत में अनुनासिका, ठीक है, चंद बिंदी, संस्कृत में क्या थे? अनुनासिका थी, जो जिस चंद बिंदी कहते हैं, का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। संस्कृत में अनुनासिका यानी जो चंद बिंदी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। हिंदी में इसका प्रयोग है, ठीक है। हिंदी में इसका उच्चारण होता है और लिपि चिन्ह, और इसका लिपि चिन्ह क्या है? इस तरह चंद बिंदी भी लिखते हैं। हिंदी में अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से कुछ नए व्यंजन आए हैं, ठीक है। और हिंदी में अंग्रेजी और अरबी फारसी से भी कुछ व्यंजन आए हैं, जैसे कि जा, फा, खा और गा। ये किससे आए हैं? ये अरबी फारसी के ये व्यंजन है। हिंदी में ये उच्चारण और इनके नए वर्ण अभी पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हुए हैं, ठीक है। इनके नए रूप से ये क्या हुए हैं? ये इनको स्वीकार नहीं किया गया है, स्वीकृत नहीं हुए हैं। ना ही विद्वान इन्हें हटाने का
निर्णय कर सकते हैं और विद्वान जो है इन्हें हटाने का फैसला भी नहीं कर सकते। कोई तो इनमें से एक या अधिक व्यंजनों का तथा नुक्ते वाले वर्णों का उपयोग करता है। ठीक है, तो कोई तो इनमें से एक या अधिक व्यंजनों का तथा नुक्ते वाले वर्णों का प्रयोग करता है, जबकि कोई बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, कोई तो करता है और कोई बिल्कुल भी नहीं करता। इन कुछ वर्णों को छोड़कर हिंदी की वर्णमाला संस्कृत की वर्णमाला पर ही आधारित है। ठीक है, कुछ को अगर हम छोड़ दें तो ये जो हिंदी की जो वर्णमाला है वो संस्कृत की वर्णमाला पर ही आधारित होती है। ठीक है, फिर बोलियों और हिंदी में शैली में अंतर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा गया है कि बोलियों और हिंदी में शैली में अंतर पूछा गया है। तो इसमें हिंदी में कई प्रयोजन परक शैलियां विकसित हुई हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है, हिंदी में बहुत सारी अलग अलग प्रयोजन परक शैलियां जो है विकसित हुई हैं। जनसंचार की भाषा, ठीक है, जिसे हम जनसंचार की भाषा कह सकते हैं, जनसंचार की भाषा, कानून की भाषा। ठीक है, जनसंचार की भाषा, कानून की भाषा, प्रशासन की भाषा। ठीक है, और क्या कहा जा सकता है, प्रशासन की भाषा, शिक्षा माध्यम की भाषा आदि। तो ये जनसंचार की भाषा हो सकती है, कानून की भाषा, प्रशासन की भाषा और शिक्षा माध्यम की भाषा जो है ये अलग अलग तरह से विकसित हुई है। आधुनिक हिंदी भाषा साहित्य की दृष्टि से बहुत विकसित कर रही है। ठीक है, जो आधुनिक हिंदी भाषा है वो साहित्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकास कर रही है। काव्य के क्षेत्र में इन 100 वर्षों की अवधि में ही इतिवृत्तात्म, काव्य और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि की नई शैलियां विकसित हुई हैं। ठीक है, तो 100 वर्षों की अवधि में, 100 साल में जो विकसित हुआ है, इनका विकास हुआ है, इतिवृत्तात्मक, काव्य, छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि नई कविताओं का विकास हुआ है कि नई शैलियां विकसित हुई हैं। बोलियों में इस तरह की विविधता नहीं है। ठीक है, जबकि बोलियों में इस तरह की विविधता देखने को नहीं मिलती है। हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिंदी कैसी है, हिंदी एक अखिल भारतीय भाषा है। इस अंतरराष्ट्रीय भाषा है और ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है। बोलियों का इतना अधिक विस्तार नहीं है। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बोलियों का इतना अधिक विस्तार नहीं है जितना कि हिंदी का है, हिंदी साहित्य का है। अतः कह सकते हैं कि बोलियों की अपेक्षा हिंदी भाषा की समृद्धि कई गुना अधिक है। ठीक है, बोलियों की तुलना में जो हिंदी भाषा की समृद्धि है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है इसका, ये अध्याय 4 का ये 7th और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देश की एकता में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की देश की एकता में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदी देश की एकता का सूत्र। ठीक है, कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे आपसे देश की एकता में हिंदी भाषा के महत्व को पूछा जाए या फिर हिंदी देश की एकता का सूत्र पूछा जाए, आप यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा एक विशाल देश की एकता का सूत्र है। ठीक है, क्या बताएंगे आप कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा एक विशाल देश की एकता का सूत्र है। ठीक है, सभी भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है, ये सभी भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करती है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा की एक केंद्रीय भूमिका भी है। ठीक है, इसलिए हिंदी भाषा की एक केंद्रीय भूमिका भी है। हिंदी देश की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है, हिंदी देश की राजभाषा है। उच्च शिक्षा के माध्यम की हिंदी भाषा है। ठीक है, उच्च शिक्षा के माध्यम की भाषा क्या है, हिंदी है। उच्च भाषा के क्षेत्र की जो भाषा हिंदी है। और राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा भी हिंदी है। राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क की भाषा भी क्या है, हिंदी है। ये भूमिकाएं हर विकासशील राष्ट्र की हर मुख्य भाषा को निभानी पड़ती हैं। ठीक है, ये जो
ये सभी को निभानी पड़ती हैं। ये भूमिकाएं हर विकासशील राष्ट्र की हर मुख्य भाषा को निभानी पड़ती हैं। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में भारतीय भाषाओं में जो साहित्यिक रचा जा रहा है, ठीक है, आधुनिक काल में जो साहित्य लिखा जा रहा है, हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा है, वह राष्ट्र की चेतना को व्यक्त करता है। ठीक है, ये साहित्य किसको व्यक्त करता है? ये साहित्य आपके राष्ट्र की चेतना को व्यक्त करने का काम करता है। एक राष्ट्रीय स्तर उसमें प्रखर हो उठता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय स्तर है वो इसमें प्रखर हो उठता है। क्या उठता है? ठीक है, तो एक राष्ट्र स्तर में एक राष्ट्र स्वर उसमें प्रखर हो उठता है। ठीक है, एक राष्ट्र स्वर क्या होता है? उस भाषा में प्रखर हो उठता है। तो आधुनिक काल में जो भारतीय भाषाएं हैं, जो साहित्य रचना की जा रही है, आधुनिक भारत में जो साहित्य की रचनाएं हो रही हैं, आधुनिक भाषा में हो रही हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने चेतना को व्यक्त किया है। एक राष्ट्रीय स्तर उसमें प्रखर हो उठता है। इस दृष्टि से भारतीय साहित्य का हिंदी साहित्य एक अंग है। ठीक है, इसलिए जो भारतीय साहित्य है वो हिंदी साहित्य का एक अंग है। लेकिन इसके और भी अंग हैं जो राष्ट्रीय धारा से साहित्य को जोड़ते हैं। ठीक है, इसके और भी कई सारे अंग हैं जो राष्ट्रीय साहित्य की धारा को इसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसके कई अलग अलग अंग हैं जो राष्ट्रीय धारा से साहित्य को जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी साहित्य की एक विशेषता यह भी है। ठीक है, हिंदी साहित्य की और क्या विशेषता है? हिंदी साहित्य की एक और विशेषता है कि ये अनेक अहिंदी भाषाई जो हिंदी वाले नहीं है, अहिंदी हैं, अहिंदी भाषी लेखकों ने हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है, इसकी विशेषता और क्या है कि ये अनेकों अहिंदी भाषी लेखकों ने हिंदी भाषा को क्या किया है? समृद्ध करने का काम किया है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य किसी क्षेत्र विशेष का साहित्य नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य किसी खास विशेष क्षेत्र का साहित्य है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ये आप याद रखें कि हिंदी साहित्य जो है वो किसी खास विशेष क्षेत्र का साहित्य नहीं है, क्षेत्र विशेष का साहित्य नहीं है, बल्कि ये अखिल भारतीय स्तर का एक साहित्यिक आंदोलन है। ठीक है, क्या बताएंगे आप कि बल्कि ये अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्यिक आंदोलन है। इसी प्रकार भाषा के संदर्भ में हिंदी की जो प्रयोजन परक भूमिकाएं हैं, इनमें काफी योगदान अहिंदी भाषा भी करती है। ठीक है, जो हिंदी की जो इसमें बहुत सारी हिंदी की जो प्रयोजन परक भूमिकाएं हैं, हिंदी के अलग अलग जो प्रयोजन परक भूमिकाएं हैं, इसमें काफी ज्यादा योगदान अहिंदी भाषा का भी है। अहिंदी भाषा भी इसमें अपना काफी योगदान देती है। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं अनुवाद, जैसे कि आप अनुवाद की बात कर सकते हैं, बाढ़ में विस्तार, पाठ सामग्री निर्माण, कोश आदि संदर्भ ग्रंथों का निर्माण आदि जो हुआ है। हिंदी, इन सारे जो क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रों में अहिंदी भाषा विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में अहिंदी भाषा के जो विद्वान हैं, इनका योगदान भी काफी महत्वपूर्ण है। भाषा के विकास के संदर्भ में भी हिंदी भाषा अहम भूमिका है। ठीक है, भाषा विकास के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की एक अहम भूमिका हो जाती है। हिंदी का बाड़में ज्ञान विज्ञान का साहित्य, ठीक है, हिंदी का जो बाड़में ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान का साहित्य और सृजनात्मक साहित्य दोनों एक प्रकार से भारतीय भाषाओं के लिए शीत का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये भारतीय भाषाओं के लिए शीत का काम करते हैं। हिंदी का बाड़में ज्ञान विज्ञान का साहित्य और जो सृजनात्मक साहित्य है वो दोनों एक प्रकार से भारतीय भाषा
भाषाओं के लिए किसका काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं या फिर आधार का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम समस्त भारतीय बाड़मे को किसी भारतीय भाषा के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वह हिंदी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। ठीक है, कैसे ये संभव होगा, ये हिंदी के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगर हम समस्त भारतीय बाड़मे को किसी भारतीय भाषा के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वह हिंदी माध्यम से ही संभव हो सकता है और हिंदी के माध्यम से दूसरी भाषाएं वांछित साधन प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरी भाषाएं हैं जो वही वांछित साधन प्राप्त कर सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि हिंदी देश की एकता का सूत्र है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, ये तय हो जाता है कि हिंदी ही जो है वो किसका सूत्र है, वो हिंदी देश की एकता का सूत्र का काम करती है। हिंदी क्या है, हिंदी देश की एकता के सूत्र का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका अध्याय 4 से जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते थे, बन सकते थे, या जितने भी क्वेश्चन आंसर अध्याय से आपकी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं लास्ट 10 सालों में, वो सारे मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो आपके यूनिट 4 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।